Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and today we are gonna discuss about important judgments of February 2022. देखिए, अगर जजमेंट्स की बात करें तो जुडिशरी एग्जाम्स के लिए तो जजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यूपीएससी एग्जाम के लिए भी रीसेंट जजमेंट जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये पार्ट में हमारी कुछ जजमेंट फेब की कवर होंगी और नेक्स्ट पार्ट में जो बच गई हैं वो कवर होंगी। उसके बाद हम जैन का कवर करेंगे, उसके बाद लास्ट ईयर का कवर करेंगे। ऐसे ही आपकी सारी की सारी जजमेंट्स कवर हो जाएंगी। तो दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। चलिए फर्स्ट जजमेंट पे चलते हैं। फर्स्ट जजमेंट हमारी क्या कहती है? कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा हमारी जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की अगर हम बात करें तो ऑनरेबल जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड विक्रम नाथ की जजमेंट है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर जस्टिस दिनेश महेश्वरी और विक्रम नाथ रहे। देखिए, जब ये आपको इमेज शो की जा रही है, बिकॉज पिक्टोरियल मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिक्टोरियल मेमोरी से आप जो भी याद करते हैं वो लंबे समय तक याद होता है, बहुत जल्दी से समझ आ जाता है। तो ऑनरेबल जस्टिस दिनेश महेश्वरी और ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ आपके सामने। देखिए, अब ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये जजमेंट क्या कहती है? सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस एंड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल बीइंग स्टैट्यूटरी राइट ऑफ द एक्यूज्ड, टाइम स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑन द सेम कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय जुडिशियल ऑर्डर्स। कोई भी जजमेंट पढ़ने से पहले हमें क्या पकड़ना होता है? उसके पॉइंटर्स पकड़ने होते हैं कि जजमेंट में बात की क्या है। अब ये जजमेंट आपने देख लिया होगा, दो चीज के सराउंड में रिवॉल्व कर रही है। फर्स्ट पॉइंट हमारा बेल आ जाता है, सेकंड आ जाता है हमारा सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। तो बेल क्या चीज है? बेल अगर लेमन की टर्म में बात करें तो जुडिशियल ऑर्डर्स हैं। जब भी कोई अरेस्टेड पर्सन को लिबर्टी दे दी जाती है कि भैया आप क्या कीजिए, बाहर घूम के आ जाइए, तो एक लेमन की टर्म में बेल ये होती है। अब बेल आपको किन किन सिनेरियोज में मिल सकती है? बेल आपको बेलेबल ऑफेंसेस में भी मिल सकती है एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी मिल सकती है, राइट। अब आ जाइए सेक्शन की अगर हम बात करें, सेक्शन हमारा सीआरपीसी से डील करता है। 436 हमारा करता है बेलेबल, नॉन बेलेबल 437। अगर हम एंटीसिपेटरी बेल की बात करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल की बात करते हैं तो हमारा 438 एंड 439 सेक्शन आ जाता है पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशंस टू ग्रांट बेल। ये हमारे सारे के सेक्शन बेल के सराउंड में रिवॉल्व करते हैं। तो बेल हमें कहाँ पे मिलती है? बेलेबल ऑफेंसेस में भी मिलती है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में मिलती है। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज बेल के रिगार्डिंग कि बेल इज अ रूल एंड रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन। बेल देना रूल है और अगर इसको रिफ्यूज किया जाएगा तो ये एक एक्सेप्शन है। देयर आर मेनी कंडीशंस जब बेल को रिफ्यूज किया जा सकता है। देखिए, तो ये हमारा बेल का पोर्शन, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या बात करता है? सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस की बात करता है। किसकी बात करता है? सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। अब आप बोलेंगे मैम व्हाट इज दिस? ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट ऐसा है कि जब एक्यूज्ड क्या हो जाते हैं? कन्विक्ट हो जाते हैं। तो कन्विक्ट जब हो गए, ऑर्डर आ गया कन्विक्शन का, तब वो अपील करते हैं, ठीक है। अब अपील उनको भी पता है, एक्यूज्ड को, ये देखिए इंडिया है, इंडिया में केसेस थोड़े लंबे चलते हैं, ये हमें पता है। एक्यूज्ड को भी पता है कि केस जो है, अपील जो है लंबी चलेगी। तो अब इस जब अपील पेंडिंग है उसमें ये क्या एप्लीकेशन करते हैं कोर्ट को? सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। तो ये एप्लीकेशन जाती है जब अपील पेंडिंग होती है बाय द एक्यूज्ड। ये इसका ये मतलब रहा। अब आपको दोनों कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गए होंगे, बेल का भी और सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस का भी। नाउ यू विल आस्क मी मैम व्हाट इज दिस स्टैट्यूटरी राइट? क्या होता है यहाँ पर? स्टैट्यूटरी राइट के बारे में बात आई है। तो स्टैट्यूटरी राइट का मतलब होता है कोई भी राइट जो आपको स्टैट्यूट ने कन्फर किया है, लॉ ने आपको दिया है। अब आपको ये सारी गेम समझ में आ गई होगी कि कोई भी जो सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस है और बेल है, ये एक्यूज्ड का स्टैट्यूटरी राइट है और इसको टाइम बार नहीं किया जा सकता, टाइम बार नहीं किया जा सकता। अब इस केस की कहानी समझ लेते हैं कि इस केस में क्या बोला गया था। इस केस में हाई कोर्ट के पास एक्यूज्ड एप्लीकेशन लेके गए फॉर सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। हाई कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को तो डिसमिस किया ही किया, एक ऑब्जर्वेशन भी दे दी। व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? कि एक्यूज्ड 3 साल तक
3 साल तक क्या नहीं कर सकते, अब कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते रिगार्डिंग दिस मैटर फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। कन्विक्शन की डेट से वो 3 साल तक कोर्ट में नहीं आ सकते सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस को मांगने के लिए। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्यूज्ड के स्टैट्यूटरी राइट्स हैं वो तो आप उनको दीजिए ना, वो आप उनको टाइम डिबार क्यों कर रहे हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टैट्यूटरी राइट्स जो है वो सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस है और बेल है, इसको आप टाइम डिबार नहीं कर सकते। दिस इज नॉट द प्रैक्टिस ऑफ लॉ। सच काइंड ऑफ, देखिए लिखा है, सच काइंड ऑफ टाइम स्पेसिफिक डिबारमेंट इज नॉट इनवाइज्ड बाय द लॉ। ये जो है लॉ के द्वारा इनवाइज्ड नहीं होती है इस टाइप की प्रैक्टिस। आई होप आपको ये फर्स्ट जजमेंट समझ में आ गई होगी। हमने बेल देख लिया, हमने सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस समझ लिया, ये सारी बातें हमने कवर कर ली। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वीरप्पल जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात करें तो ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर शाह एंड बीवी नगरत्ना की जजमेंट है। देखिए आपके सामने इनकी पिक्चर है, ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस बीवी नगरत्ना। देखिए कितने मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। देखिए अब इसकी ऑब्जर्वेशन देखिए क्या आई थी, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डाइंग डेक्लेरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस जजमेंट में बात किया गया कि डाइंग डेक्लेरेशन इफ इट इज ट्रू एंड वॉलेंटरली इट कैन बेस इट्स कन्विक्शन ऑन इट विदाउट कॉरबोरेशन। अगर डाइंग डेक्लेरेशन बिल्कुल सच्ची है, वॉलेंटरली है, तो क्या होगा, तो कोई भी एविडेंस की जरूरत नहीं होगी, डाइंग डेक्लेरेशन के बेसिस के ऊपर कन्विक्शन हो सकती है। ये हमारी जजमेंट बात करती है। अब अगर डाइंग डेक्लेरेशन बात करें तो डाइंग डेक्लेरेशन का हमें पता होना चाहिए, एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट में हमारा सेक्शन आ जाता है 32 क्लॉज 1 डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है। नाउ व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन, बेसिकली होती क्या है। देखिए अब अगर हम बात करें कि जो भी इंसान कहते हैं ना मरने की कगार पर, अगर वो मरने की कगार पर है और वो कोई भी स्टेटमेंट ऐसी मेंशन कर रहा है जिसमें उसका कॉज ऑफ डेथ मेंशन है, कि अगर वो ऐसा बोल देता है कि किसी भी ए पर्सन ने मुझे जहर देके मुझे इस हालत में पहुंचाया है, तो ये क्या होगा, एक डाइंग डिक्लेरेशन होगी और इसको माना जाएगा। ठीक है, कॉज ऑफ डेथ बताया है। अब अगर हम टाइप्स की बात देख लेते हैं तो टाइप्स भी बहुत ज्यादा है डाइंग डिक्लेरेशन के, ओरल है, रिटन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो जेस्चर्स के थ्रू भी हो जाती है, साइंस के थ्रू भी हो जाती है, और इसका ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जेस्चर्स एंड साइन के रिगार्डिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारा केस लॉ है, दैट इज क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट में क्या हुआ था, अगर हम फैक्ट्स की बात करें, दुलारी जो दुलारी एक लेडी थी, वो प्रोस्टिट्यूट थी और उनका गला काट दिया गया। गला काटने की वजह से उनसे बोला नहीं जा रहा था डाइंग डिक्लेरेशन देते वक्त, बट मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, मैजिस्ट्रेट ने नाम बोलना स्टार्ट किए, अलग अलग उन्होंने नाम मेंशन किए और उन्होंने बस दुलारी को ये कहा कि आप साइंस के थ्रू बता दीजिए क्या इन नाम में से किसी ने आपका गला काटा है या नहीं काटा। तो जब मैजिस्ट्रेट ने अब्दुल्ला का नाम लिया तो दुलारी ने ये पॉजिटिव साइन होता है, ऐसे पॉजिटिव साइन किया, तो इससे क्या पता लग गया कि अब्दुल्ला ने क्या किया है, गला काटा है। नेक्स्ट जब मैजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या आपका गला रेजर से काटा है, तलवार से काटा है या नाइफ से काटा है, तो दुलारी ने जब रेजर नाम आया उसके लिए भी पॉजिटिव अफर्मेशन की। मतलब उन्होंने सिर्फ साइंस किए थे, साइन लैंग्वेज में बात करी एक तरीके से, लेकिन तब भी क्या हुआ, तब भी वो डाइंग डिक्लेरेशन मानी गई। ये डाइंग डिक्लेरेशन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंग्वेज की, अगर डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें तो देयर इज नॉट अ बार, कोई बार नहीं है, बिकॉज जो डाइंग डिक्लेरेशन पर्सन दे रहा है वो कि अपनी लैंग्वेज में फ्लुएंट होना चाहिए, जो भी वो बात कर रहे हैं उसमें फ्लुएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप बोलेंगे कि जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है उसको भी इंग्लिश में ही बोलना था, ये कुछ ऐसा नहीं है सिनेरियो। अब अगर बात करते हैं इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन की, देयर इज अ नेक्स्ट कंसेप्ट, इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन, ये भी एक कंसेप्ट है हमारा। अब इस कंसेप्ट में क्या बात होती है कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन
आधी अधूरी रह गई, इनकम्प्लीट रह गई। अब आपने मूवीज का एग्जाम्पल देखते हैं, मूवीज में जो पुरानी मूवीज होती थी उसमें बहुत ज्यादा ये होता था कि जब कोई भी मरने वाला होता था ना तो वो कुछ ना कुछ बोलता था और बोलना वो हमेशा अधूरा रह जाता था। मान लीजिए अगर मूवी में अमर अर्जुन है तो उन्होंने सिर्फ किया। अब लोग क्या सोचते थे कि अमर ने पक्का इनको मारा है, तो ये क्या होगा, मान्य नहीं होगा, बिकॉज दिस वॉज इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन। क्या पता जो मर रहा हो वो ओम बोलना चाह रहे हो, निकल गया, या फिर वो आम खाने का मन हो उनका लेकिन उनसे ही निकला और उसके बाद डेथ हो गई, तो ये क्या होगी, इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन होगी और इसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी डाइंग डिक्लेरेशन का कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, आई होप आपको ये जजमेंट समझ में आ गया होगा। इस जजमेंट में यही बोला है कि अगर फिर डाइंग डिक्लेरेशन ट्रू है, बिल्कुल सच्ची है, वॉलंटरली है, किसी ने कोई दबाव नहीं डाला आपके ऊपर, आपने वॉलंटरली काम किया है, तब क्या होगा, तब कोई भी एविडेंस की जरूरत नहीं होगी और एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जा सकता है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वीरप्पल जजमेंट है। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज बी बोरैया रेप वर्सेस एमजी थर्टा प्रसाद। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जस्टिस बात करें ऑनरेबल जस्टिस एम खनविलकर एंड जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सीटी रवि कुमार की जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन की बात की जाए, पहले एक बार चेहरा देख लीजिए। देखिए जस्टिस हमारे ऑनरेबल जस्टिस आपके सामने हैं, देखिए कितने मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। आप भी ऐसे ही मुस्कुराएंगे जब आपकी जर्नी आप कंप्लीट कर लेंगे या फिर आप जो भी अपने जीवन में चाह रहे हो आपको सक्सेस हो जाएगी, आप भी देखिए ऐसे ही मुस्कुराएंगे। और इवन जर्नी को भी एंजॉय करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि आप जर्नी को एंजॉय ना करें और जब मंजिल पे पहुंचे तभी आप एंजॉय करें। जर्नी को भी एंजॉय करना चाहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। ठीक है, मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं ये थोड़े, और ये मोटिवेशन हमेशा अपनी तैयारी के समय रहनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अभी जजमेंट में हमारी क्या है, बी बोरैया रेप वर्सेस एमजी थर्टा प्रसाद। ऑब्जर्वेशन इस जजमेंट में क्या आई है, केसेस वेयर द डिक्री पास्ड बाय द ट्रायल कोर्ट मर्जेस विद जजमेंट एंड डिक्री पास्ड बाय द हाई कोर्ट, देन द एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ डिक्री कैन ओनली बी मेंटेन्ड बिफोर हाई कोर्ट वेयर द डिक्री वॉज कंफर्म्ड। अब ये जजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, बिकॉज इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है हमारे 153A ऑफ सीपीसी। कैसे थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है? 153A ऑफ सीपीसी क्या कहता है कि अगर जो ऑर्डर है, जजमेंट है, समैरली डिसमिस हो गई है, तो अगर कोई भी पार्टी अमेंडमेंट, अगर कोई भी पार्टी करेक्शन ऑफ डिक्री के लिए जाती है तो वो कहां पर जाएगी? उस कोर्ट में जाएगी जहां पर फर्स्ट टाइम डिक्री पास की गई थी। जिस भी कोर्ट ने फर्स्ट टाइम डिक्री दी थी, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, ये इस सेक्शन में बात की गई है। लेकिन ये जजमेंट क्या बात करती है कि अगर डिक्री जो है ट्रायल कोर्ट ने पास की है वो हाई कोर्ट की डिक्री के साथ मर्ज हो जाती है, तो अगर आप करेक्शन के लिए जाते हो डिक्री की, तो आप कहां पर जाओगे, कहां पर एप्लीकेशन दोगे? हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन दोगे। इस केस में ये बात हो गई कि हाई कोर्ट ने क्योंकि कंफर्म की है डिक्री, अगर हाई कोर्ट ने कंफर्म की है तो आप उन्हीं के पास जाओगे, उन्हीं के पास जाओगे करेक्शन के लिए डिक्री। अच्छा, इसको आप एक नॉर्मल एक घरेलू एग्जांपल लेके देखिए कि हम घर पे रहते हैं। अब किसी के घर में मम्मी की अथॉरिटी होती है, किसी के घर में पापा की अथॉरिटी होती है। तो मान लीजिए आपके घर में पापा की अथॉरिटी है। अब आपको जाना है गोवा, आपको तो बढ़िया कहाँ जाना है, गोवा जाना है। अब आपने पहले मम्मी से, ए मम्मा बना देते हैं, तो आपने पहले मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या मैं गोवा जाऊं? मम्मी ने बोला आप बी से बात करिए, आप पापा से बात कीजिए। अब पापा ने हाँ कर दिया। अब आप थोड़े दिन तो आप यही कंफ्यूजन में रह गए कि पापा ने सच में हाँ किया कि नहीं किया। अब आप ये जो उनका डिसीजन था अगर फिर से पूछना जाओगे या फिर थोड़ा सा करेक्ट करवाने चाहोगे तो कहाँ पे जाओगे? तो आप बी के पास जाओगे ना, पापा के पास जाओगे, मम्मा के पास थोड़ी ना जाओगे, क्योंकि हायर अथॉरिटी कौन है? पापा है। तो इस एग्जाम्पल को इस केस के साथ रिलेट करके चलिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। व्हाट वाज द केस? बी बोरैया रेप वर्सेस एमजी थर्टा प्रसाद। नेक्स्ट चलिए, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा वर्सेस यूनिस। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस KM जोसेफ एंड ऑनरेबल जस्टिस PS नरसिम्हा। देखिए ये आपके सामने इनकी तस्वीर रही। ठीक है, अगर आपको तस्वीर थोड़ी ज्यादा देर तक देखनी हो ना तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, कोई चक्कर नहीं है। ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इस जजमेंट में क्या बोला गया? द कोर्ट नोटिस दैट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द लोक अदालत अंडर सेक्शन 20 इज टू फैसिलिटेट अ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज इन अ केस। इट कैन नॉट बी द बेसिस फॉर रीडिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पनसेशन एज कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 28A ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। इट हैज नो एडजुडिकेटरी रोल। द कोर्ट इज नॉट द
सेम एज लोक अदालत। अब इस जजमेंट में क्या बोला गया गाइज, ये सारी की सारी जजमेंट किसके बेसिस के ऊपर है, लोक अदालत के बारे में बात करती है। अब लोक अदालत के बारे में हमें एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, दैट एडीआर का मैकेनिज्म का पार्ट है लोक अदालत। एडीआर क्या होता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जो भी केसेस कोर्ट में जिनको नहीं लेके जाया जाता, जो उनको बाहर कोर्ट के बाहर ही हैंडल कर लिया जाता है, मेन पर्पस क्या होता है एडीआर में, कॉम्प्रोमाइज करवाना, सेटलमेंट करवाना। तो एडीआर का ही मैकेनिज्म है लोक अदालत, और इसके बाकी भी हैं, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन भी इसमें आता है, एंड मीडिएशन भी इसमें आता है, राइट। तो लोक अदालत की बात की जाए तो लोक अदालत का मेन पर्पस, अगर आप सेक्शन 20 क्लॉज 2 देखेंगे ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, लोक अदालत किस एक्ट के अंडर आती है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंदर लोक अदालत का कंसेप्ट आता है। तो अगर आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के सेक्शन 20 क्लॉज 2 की बात करेंगे तो उसमें मेंशन किया गया है कि जो लोक अदालत की जुरिस्डिक्शन है वो क्या डिटरमाइन करती है, कॉम्प्रोमाइज डिटरमाइन करती है, सेटलमेंट डिटरमाइन करती है। तो लोक अदालत का पर्पस ही क्या होता है, लोगों को कॉम्प्रोमाइज दिलवाना, ठीक है। अगर लोक अदालत में केसेस देखे जाएं तो प्री लिटिगेशन स्टेज पर भी चले जाते हैं और ड्यूरिंग द ट्रायल भी लोक अदालत में चले जाते हैं। अब आप ए पर्सन हैं, अब आपका बी पर्सन के साथ झगड़ा हो गया, आप चले गए कोर्ट में, लेकिन कोर्ट को लग रहा है कि आपका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो कोर्ट आपको ये केस कहां पर भेज देगी, आपका केस लोक अदालत में भेज देगी, ठीक है। तो अब ये जजमेंट क्या बात, लोक अदालत तो आपको समझ में आ गया होगा, अब ये जजमेंट क्या बात कर रही है, ये जजमेंट बात कर रही है कि अगर आप लोक अदालत का अवार्ड लेकर आ जाते हैं, ठीक है, लोक अदालत ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, सेटलमेंट कर दिया या फिर कोई भी अवार्ड दिया है, तो वो अवार्ड जो अप्लाई नहीं होगा, कहां पर अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 28A ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट। नाउ व्हाट इज सेक्शन 28A ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट? सेक्शन 28A क्या कहता है, रीडिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पनसेशन on the basis of award by the कोर्ट, कि कोई भी अगर कॉम्पनसेशन दिया गया है कलेक्टर के द्वारा तो वो क्या हो सकता है, रीडिटरमाइन हो सकता है कि अगर आप कोई और कोर्ट से कोई अवार्ड ले आए तो वो रीडिटरमाइन हो सकता है। तो ये जजमेंट क्या कहती है कि लोक अदालत से लेकिन अगर आप कोई अवार्ड लेकर आते हो तो वो बेसिस नहीं बन सकता रीडिटरमाइन करने का इस सेक्शन के अंदर, बिकॉज लोक अदालत का जो अवार्ड होता है उसका कोई एडजुडिकेटरी रोल नहीं होता और वो कोर्ट के बिल्कुल एग्जैक्ट हम नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल सेम है। और सेक्शन क्या बात करता है, ऑन द बेसिस ऑफ अवार्ड बाय द कोर्ट। इस जजमेंट में कोर्ट को भी बहुत एनालाइज किया गया, कोर्ट की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से एनालाइज किया गया। तो ये आपकी जजमेंट है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा वर्सेस यूनिस, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कोरम आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज मिस एक्स वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। एंड अगर कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस NL नगेश्वरा राव एंड ऑनरेबल जस्टिस BR गवई की जजमेंट है। ये देखिए आपके सामने ऑनरेबल जस्टिस L नगेश्वरा राव और ऑनरेबल जस्टिस BR गवई आपके सामने है स्क्रीन पर, देख लीजिए। नेक्स्ट, अब ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इस जजमेंट में क्या ऑब्जर्वेशन आई कि ट्रांसफर ऑर्डर अनसस्टेनेबल इफ इट इज बेस्ड ऑन इररिलेवेंट ग्राउंड्स। देखिए इस जजमेंट के अगर फैक्ट्स की बात करी जाए तो यहाँ पर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जो जज थी उनको क्या करना पड़ा, उनको रिजाइन करना पड़ा। क्यों उनको रिजाइन करना पड़ा? क्योंकि उन्होंने एलिगेशंस लगाई थी हाई कोर्ट जज के ऊपर कि इन्होंने क्या किया था, इनका ट्रांसफर किया था फ्रॉम A city to C city and to नक्सलवादी एरिया। नक्सलवादी एरिया में इनका क्या कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था, जो क्या है वायलेशन है ऑफ हाई कोर्ट ट्रांसफर पॉलिसी, ठीक है। तो ऐसे इनका ट्रांसफर कर दिया था। देयर वर मेनी एलिगेशंस आल्सो, सेक्सुअल हैरासमेंट का भी एलिगेशन था। इन सभी जो इंस्टेंसेस थे इन सभी की वजह से क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट जज को उनको क्या करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा, ठीक है। एक और रीजन था कि जब उनका ट्रांसफर हुआ A सिटी से C सिटी में तो उनकी जो डॉटर थी उनके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, उस वजह से भी वो अपनी डॉटर के साथ भी नहीं रह पा रही थी। तो दीज वर मेनी रीजंस इस केस में अगर बात की जाए तो ये केस
जो डिस्ट्रिक्ट जज थी उनका जो क्लेम था वो क्या था कि उनको फिर से दोबारा रीइंस्टेट किया जाए। नाउ व्हाट इज रीइंस्टेट, मतलब उनको अपनी पुरानी पोजीशन पे फिर से रीस्टोर किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्राउंड्स देखे और सुप्रीम कोर्ट को ये ग्राउंड जो थे ऑफ ट्रांसफर वो बिल्कुल इररिलेवेंट लगे। तो इसलिए उन्होंने क्या जजमेंट किया आई, ट्रांसफर ऑर्डर अनसस्टेनेबल, की उस ट्रांसफर ऑर्डर को नहीं माना जाएगा जिसमें इररिलेवेंट ग्राउंड्स होंगे। तो ये पूरी की पूरी जजमेंट इसमें ये कहती है। और उसके बाद में जो ऑर्डर थे वो ये भी दिए गए थे कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनको फिर से वापस रीइंस्टेट कर दिया जाए। तो दिस वाज द जजमेंट नेम वाज मिस एक्स वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट जजमेंट हमारी आती है 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस। ये जब केस हुआ 26 जुलाई 2008 को गाइज ये केस हुआ था। केस मतलब इसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। और कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, इसमें 22 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे विद इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर अंदर 22 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। कभी किसी बस में हुए थे, किसी इवन साइकिल पार्किंग तक में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, हॉस्पिटल में हुआ था, रेलवे स्टेशन में हुए थे। तो ये सारे के सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। 22 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे विद इन 1 आवर, 26 जुलाई 2008। तो अब इस केस की जजमेंट आ चुकी है। यहाँ पर 38 कन्विक्ट्स को क्या दिया गया है, डेथ पेनल्टी दी गई है। एंड बाकी के जो 11 जो बचे हैं कन्विक्ट्स उनको लाइफ सेंटेंस दिया गया है। ये पूरी की पूरी जजमेंट आ चुकी है। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात इस जजमेंट की क्या है कि ये जजमेंट इट इज अ फर्स्ट जजमेंट। ये एक ऐसी फर्स्ट जजमेंट है जो क्या करती है, जिसमें इतने ज़्यादा कन्विक्ट्स को डेथ पेनल्टी दी गई है। 38 नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये फर्स्ट जजमेंट है जिसमें 38 लोगों को, 38 एक्यूज्ड को क्या किया गया है, डेथ पेनल्टी दी गई है। इससे पहले की कौन सी जजमेंट थी, 1996 की बाय टाडा कोर्ट। टाडा कोर्ट ने जजमेंट दी थी। और कौन सा केस था, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों को क्या किया गया था, डेथ पेनल्टी दी गई थी। तो पहले ये केस होता था सबसे फर्स्ट नंबर पे, अब हमारा कौन सा, इलाहाबाद सीरियल ब्लास्ट केस आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे ये देखिए कुछ फोटोज़ हैं, उस दिन की फोटोज़ हैं। देखिए रेलवे स्टेशन देखिए आप किस तरह से बिल्कुल उजड़ चुका है। घर आप देखिए, ये साइकिल्स हैं, ये सब कुछ, मतलब ये जो सिनेरियो होता है, इतनी हेटेड है जनता के अंदर, ये कैसे ख़त्म होगी आई डोंट नो। अभी देखिए रशिया और यूक्रेन का जो चला है, हम रोज़ पिक्चर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, क्या हालत हो चुकी है। दिस मस्ट बी स्टॉप्ड। मतलब पीस होना चाहिए। पीस जो है मेजर कंसर्न होना चाहिए पूरा वर्ल्ड का, कि पीस मेंटेन करना। चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं। दैट इज रीना किन्नर एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए, ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर कौशल जयेंद्र ठाकुर एंड ऑनरेबल जस्टिस विवेक वर्मा की जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन इस केस में क्या बोला गया, अच्छा आपको तस्वीर दिखा देती हूँ, आप वेट करे होंगे कि मैम तस्वीर कहाँ है। तो तस्वीर आपके सामने है। देखिए ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर कौशल आपके सामने है एंड ऑनरेबल जस्टिस विवेक वर्मा भी आपके बिल्कुल सामने है। देखिए ऑब्जर्वेशन इस केस में क्या आई कि द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट फॉर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड अ मैरिज सर्टिफिकेट इज नॉट अ सिना क्वा नॉन एंड इवन अ सिंगल पेरेंट कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। कि अगर अडॉप्शन करनी होगी, ठीक है, तो उस केस में आपको मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर सिंगल पेरेंट को भी इवन अडॉप्शन करनी होती है तो वो भी कर सकते हैं, उनको भी, क्योंकि सिंगल पेरेंट है, मैरिज तो हुई नहीं होगी। नहीं, अगर सिंगल पेरेंट है, मैरिज हुई भी हो सकती है, जैसे डाइवोर्स हो जाते हैं, विडो हो जाते हैं, या उस केस में भी क्या होगा, अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो भी क्या होगा, आप अडॉप्शन कर सकते हैं। अब अगर इस केस के फैक्ट्स की बात की जाए तो इस केस में देयर वाज अ कपल, एक ट्रांसजेंडर है और एक मेल है। तो वो उनकी शादी हुई है 2000 में। उसके बाद दे वांटेड टू अडॉप्ट बट देयर वर डिफरेंट सिनेरियोज, वो अडॉप्ट नहीं कर पाए, उनसे मैरिज सर्टिफिकेट भी किसी ने डिमांड की। उसके बाद जब ये जो मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये बात की कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, आई एम सीरियसली सॉरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला कि जब अडॉप्ट करने के लिए, चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस वाज द जजमेंट
नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज यूनिवर्सल पेट्रोकेमिकल लिमिटेड वर्सेस बीपी पीएलसी एंड अनदर्स। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोरम की बात की जाए, ऑनरेबल जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवाई की जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन देखिए अब यहां पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट डिसअलाउज क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन एज इट वाज नॉट स्पेसिफिकली क्लेम्ड इन द प्लेंट। सेक्शन आगे आता है, सेक्शन हम पढ़ेंगे। अब ये जजमेंट क्या कहती है, जजमेंट कहती है एसआरए के बारे में बात की गई है, दैट इज हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में यहां पर बात की गई है। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ रहे हैं और एक कंसेप्ट हमको बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कंसेप्ट हमें बहुत ज़्यादा ही क्लियर होना चाहिए। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आई एम शिखापुरी एंड आई एम वर्किंग इन अ स्पेसिफिक कंपनी। मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी में काम कर रही हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एग्जाम्पल है, कंपनी ए रख लेते हैं। अब कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जब कंपनी मुझे लैपटॉप देगी मैं तभी काम अपना स्टार्ट करूंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज में लिखा गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, कंपनी मुझे बार बार परेशान करिए, आप काम क्यों नहीं स्टार्ट करें, काम क्यों नहीं स्टार्ट करें, आपको निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, बट कंपनी मुझे लैपटॉप नहीं प्रोवाइड कर रही। अब मैं क्या हुआ, मैं कोर्ट में जा सकती हूं और मैं कोर्ट में क्या कह सकती हूं कि सर प्लीज पहले कंपनी को समझाइए कि जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन था वो तो पूरा करें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो करें ये अपनी, कि जो लैपटॉप उन्होंने मुझे बोला है मुझे प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद मैं अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दूंगी। तो ये क्या हुआ, एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हुआ कि कोर्ट किसी पार्टी को, दूसरी पार्टी को क्या करवा रही है, परफॉर्मेंस करवा रही है कि आप अपनी ऑब्लिगेशन पूरी की पूरी कंप्लीट कीजिए। अब इस जजमेंट पे अगर आते हैं तो ये जजमेंट क्या कहती है कि जब आपने कॉम्पनसेशन की डिमांड नहीं की, आपने कॉम्पनसेशन की अवर्मेंट नहीं की, किसमें, प्लेंट में, तो आप वो उसको क्लेम भी नहीं कर सकते, वो मेंटेनेबल ही नहीं होगा क्लेम। देखिए अब इसी एग्जांपल को देखते हैं कि अगर मैं तो सीधा मैंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को तो केस डाल दिया कि आप कंपनी को कहिए मुझे लैपटॉप दीजिए, लेकिन मैं साथ में मैंने प्लेंट में नहीं लिखा, लेकिन मैं बस क्लेम कर रही हूं कि मुझे कॉम्पनसेशन भी चाहिए जो मेरे साथ ये हैरासमेंट हुई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, जो कोर्ट है वो क्या कहेगी कि मैम आपने प्लेंट में तो कोई ये वाली अवर्मेंट नहीं की ना, तो ये आपका क्लेम नहीं माना जाएगा। यही ये बात कहती है जजमेंट। अब सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 21(5) एसआरई का क्या कहता है, नो कॉम्पनसेशन शेल बी अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड सच कॉम्पनसेशन इन हिज प्लेंट। कोई भी कॉम्पनसेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर प्लेंटिफ अपनी प्लेंट में अवर्मेंट नहीं करता, मेंशन नहीं करता, क्लेम नहीं करता। बट इस सेक्शन का प्रोवाइजो है, देखिए प्रोवाइजो ज्यादातर रहते हैं और प्रोवाइजो हमको याद करने होते हैं, प्रोवाइजो से ही ना गेम चेंज हो जाती है, तो प्रोवाइजो हमको याद करने होते हैं। इस प्रोवाइजो में क्या कहा गया, प्रोवाइजो में कहा गया कि अगर कोर्ट को लगता है कि कॉम्पनसेशन नेसेसरी है, कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए इस केस में, तो कोर्ट क्या कह सकती है, पार्टी को सजेस्ट कर सकती है कि आप क्या कीजिए, प्लेंट को अमेंड कर दीजिए और ये अवर्मेंट, कॉम्पनसेशन की अवर्मेंट इसमें लेकर आइए। दिस इज द प्रोवाइजो ऑफ दिस सेक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट वाज द जजमेंट यूनिवर्सल पेट्रोकेमिकल लिमिटेड वर्सेस बीपी पीएलसी एंड अनदर्स। ऑब्जर्वेशन ये कि अगर कॉम्पनसेशन की डिमांड नहीं की गई तो प्लेंट में नहीं स्पेसिफिकली क्लेम किया गया तो उस क्लेम को क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जजमेंट, रामेश तुकाराम वावेकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर्स, बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है। एंड अगर कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस सदना एस जाधव एंड ऑनरेबल जस्टिस पृथ्वीराज के छवन की जजमेंट है। देखिए अब तस्वीर इस समय आपके पास कौन सी है, बॉम्बे हाई कोर्ट की आपके पास तस्वीर है, बहुत ही सुंदर हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसलिए मैं ये जो तस्वीर आपके सामने लेकर आई हूँ। ऑब्जर्वेशन की बात की जाए अगर इस जजमेंट की तो क्या था, चाइल्ड बॉर्न आउट of his illicit act, Poxo crime is also a victim as contemplated under section 2WA of CRPC। अब इस जजमेंट में क्या कहा गया कि सेक्शन 2WA CRPC में क्या बात की गई है, विक्टिम की डेफिनेशन दी गई है। विक्टिम की डेफिनेशन क्या दी गई है कि अगर किसी भी पर्सन को इंजरी होता है या फिर लॉस होता है किसी के एक्ट या फिर ओमिशन के द्वारा, ठीक है, किसी भी पर्सन के एक्ट और ओमिशन के द्वारा, और उस एक्यूज्ड को इस एक्ट की वजह से चार्ज उन पर लगा दिया गया है, तो जिस पर्सन को इंजरी हुई है, मान लीजिए ए पर्सन को इंजरी हुई है, वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर विक्टिम है।
ये इसके डेफिनेशन है। अब विक्टिम की डेफिनेशन में देयर इज अ पर्टिकुलर लाइन, उस लाइन में क्या कहा गया है कि लीगल हेयर और गार्डियन भी इस डेफिनेशन के अंदर आते हैं, विक्टिम के अंदर आते हैं। तो ये जजमेंट क्या कहती है? ये जजमेंट कहती है कि जो चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ पॉक्सो क्राइम, कि अगर चाइल्ड जो पैदा हो जाते हैं वो भी क्या होंगे? विक्टिम होंगे। अगर एक नॉर्मल सी बात करें तो ऑब्वियसली जो चाइल्ड है वो भी तो लीगल हेयर ही है ना, तो इसलिए ये जजमेंट ये बात करती है। इस जजमेंट में क्या हुआ? एक्यूज्ड को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसको रिड्यूस कर दिया गया टू 10 ईयर्स, बट उनका जो फाइन है वो बढ़ा दिया गया। फाइन कितना था? पहले 2000 था, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया कि ये पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन किसको दिया जाएगा? बच्चे को दिया जाएगा। बच्चे को आप देखोगे, ठीक है। अब इस केस में ये भी हुआ था कि जो बच्चे को ऑर्फन एज में भी डाल दिया था जैसे ही पैदा हुआ था, और जो लेडी थी जिन्होंने बर्थ दिया, लड़की ने जिसने बर्थ दिया था, वो आफ्टर 5 डेज उनकी डेथ हो गई थी। वैसे देखा जाए ऐसे वाले केसेस बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, अभी भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो सुधारने के लिए हैं इंडिया में। तो केस वॉज रमेश तुकाराम ववेकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बे हाईकोर्ट की जजमेंट, एंड कोरम ऑनरेबल जस्टिस सधाना एस जाधव एंड ऑनरेबल जस्टिस पृथ्वीराज के छवन की जजमेंट। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज हिजाब केस। हमारा हिजाब केस अभी रिसेंटली ही ये सारा हुआ है। तो अभी कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या किया है? कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व कर दिया है। आफ्टर 11 डेज ऑफ हियरिंग जजमेंट को रिजर्व कर दिया गया, एंड इंटरिम जजमेंट, यहाँ पे इंटरिम ऑर्डर आया था, एंड इंटरिम ऑर्डर क्या आया था? रिजर्व जजमेंट आफ्टर 11 डेज, court's interim order restraining the students from wearing any sort of religious clothes in classroom regardless of their faith is subsisting as of date। कि ये हिजाब केस आपको पता ही होगा क्या है, कि इस केस में जो कुछ स्टूडेंट्स थे वो स्कूल जाते थे हिजाब पहन के, तो उनको वहां पर रोका गया। अब इस केस में जो इंटरिम ऑर्डर था वो क्या आया कि कोई भी स्टूडेंट अगर उसका कोई भी कपड़ा जो रिलीजियस फेथ को उनके शो कर रहा है, वो कोई भी कपड़ा, वो कोई भी क्लोथ वो स्कूल में नहीं पहन के आएंगे। ये स्कूल में भी जो ऑर्डर था वो अप्लाई हुआ था, और डिग्री कॉलेजेस में भी ये ऑर्डर अप्लाई किया गया था, ठीक है। तो ये अभी तक भी चल रहा है, सबसिस्टिंग एज ऑफ द डेट, ये वाला जो ऑर्डर है। तो ये हिजाब केस का आफ्टर 11 डेज ऑफ हियरिंग क्या किया गया? जजमेंट को रिजर्व कर दिया गया। फुल बेंच की जजमेंट है, फुल बेंच का ऑर्डर है, और कौन है हमारे जो कोरम है उसमें कौन है? हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित एंड ऑनरेबल जस्टिस JM खाजी, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा हिजाब केस। देखिए ये कर्नाटका हाई कोर्ट आपके सामने है, और ये स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जिनके साथ हुआ था कि हिजाब आपको नहीं पहनना है। अगेन मैं यही कहूँगी, ये हेट्रेड कम होना चाहिए, ये धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। देयर आर मेनी बिग प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड, और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो ये धर्म के नाम पर जो लड़ाई होती है इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं। पहले अगर हम उनको देखेंगे तो शायद वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपको जो जजमेंट्स हमने सारी की सारी बात की हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेरी होगी लॉ से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन होगा लॉ से रिलेटेड, प्लीज गाइज लेट अस नो। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप बता दीजिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर वीडियो भी चाहिए लॉ से रिलेटेड, प्लीज लेट अस नो, और हम आपके लिए वो ले आएंगे। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच।